मेथड पॉजिटिव हेल्थ। सो सबसे पहले तो हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो टॉपिक हमें बताता है पॉजिटिव हेल्थ के बारे में। हेल्थ पॉजिटिव कैसे हो सकती है, सकारात्मक हेल्थ क्या होती है, सकारात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, वो चैप्टर के थ्रू राइटर हमें समझाएगा एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इससे पहले कि आगे वो कुछ बताए, सबसे पहले बात हो रही है हेल्थ की कि हेल्थ क्या चीज होती है। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। राइटर कहता है कि जब कोई आदमी शारीरिक और साथ ही साथ मानसिक रूप से पूरी तरीके से जब स्वस्थ होता है, तो शारीरिक और मानसिक जो दोनों मिलाकर स्वास्थ्य बनता है, उसी स्वास्थ्य को हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। व्हेन वी फील सिक्योर by being physically healthy and free from diseases, by feeling content and by living in a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health। ये तो होती है जब हम फिजिकल और मेंटल वेलबींग, यानी जब हम फिजिकल और मेंटल रूप से तंदुरुस्त होते हैं, तब तो हम उसको कहते हैं स्वास्थ्य। लेकिन जब हम पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, कैसे, जब हम फिजिकली शारीरिक रूप से हेल्दी होते हैं, फ्री फ्रॉम डिजीजेस, जब हमें कोई बीमारियां नहीं होती है, बाय फीलिंग कंटेंट, लेकिन जब हम अपने आप को पूरी तरीके से संतुष्ट भी महसूस करते हैं, एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और जब हम एक आरामदायक और पूरी तरीके से साफ सुथरे वातावरण में रहते हैं। अगर ये सारी चीजें भी मौजूद है, तब हम कह सकते हैं कि हम कौन सी अवस्था में है, हम पॉजिटिव हेल्थ की अवस्था में है। यानी फिजिकल हेल्थ जो हेल्थ होती है वो सिर्फ फिजिकल और मेंटल वेलबींग होती है, लेकिन फिजिकल और मेंटल वेलबींग में क्या क्या चीजें आती है, वो आता है हमारी पूरी तरीके से बीमारियों से रहित होना, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना, मानसिक रूप से संतुष्ट महसूस करना, और केवल इतना ही नहीं, एक साफ सुथरे और आरामदायक वातावरण में जीवन बिताना। तब हम कह सकते हैं कि हम सकारात्मक स्वास्थ्य यानी पॉजिटिव हेल्थ की स्टेट में है। Our close and harmonious interactions with family members, neighbors and friends help us to stay well mentally। अब फिजिकली हेल्दी कैसे रहते हैं वो तो हम सब जानते हैं कि अच्छा खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटसेट्रा। लेकिन राइटर यहां पे बता रहा है कि जब हमारे नजदीकी और हार्मोनियस यानी भाईचारे से भरे इंटरेक्शंस यानी कि संपर्क होते हैं, किन लोगों से, अपने फैमिली मेंबर्स से, ना केवल फैमिली मेंबर्स से बल्कि नेबर्स, पड़ोसियों से, एंड फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से। अगर ये हमारे नजदीकी और भाईचारे से भरे हुए संबंध इन तीनों ग्रुप में है, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से और अपने परिवार से, तो हम कह सकते हैं कि हम मेंटली रूप से स्वस्थ हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सारी चीजें जरूरी हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, राइटर कहता है अगर हम पॉजिटिव स्टेट की इस लास्ट की दो लाइनों को परिभाषा ही मान ले, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, तो हमें यह कहना होगा कि केवल मुट्ठी भर लोग ही ऐसे होंगे जो इस प्रकार के स्वास्थ्य का, सकारात्मक स्वास्थ्य का आनंद ले पाते होंगे। क्यों? इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग। क्योंकि राइटर कहता है जो अमीर यानी कि जो विकसित देश हैं, उनके अंदर जो फैमिली टाइज यानी पारिवारिक संबंध होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। नेबर्स में बी स्ट्रेंजर्स, जो पड़ोसी हैं वो अजनबी निकलते हैं, लोग जानते नहीं है, एक दूसरे में जान पहचान करना भी नहीं चाहते हैं। फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड इन बिजनेस कॉन्टेक्ट्स, और ये कहा जाता है कि आपके अगर व्यवसाय में कोई संपर्क में आता है तो उन लोगों से दोस्ती करना मना होता है। तो जब आदमी ऐसा नहीं करेगा तो उसके फिर संबंध किससे होंगे? इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इंप्रूव्ड कंसीडरेबली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो अमीर और विकसित देश है उनके अंदर खराबियां ही खराबियां हैं। राइटर कहता है कि हालांकि उन देशों का जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है यानी कि जो पर्यावरण की स्थिति है वो कहीं हद तक बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। यानी एक बार जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, नई नई फैक्ट्रियां बनी, तो उन लोगों के यहां भी पॉल्यूशन फैला, लेकिन बहुत ही जल्द देखते ही देखते उन्होंने अपने उस एनवायरमेंटल कंडीशन को पूरी तरीके से सुधार लिया। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और सिर्फ इतनी बात नहीं है कि वातावरण अच्छा है, उनकी जो अधिकतम जनसंख्या है वो बहुत ही पोषक स्तर पर पहुंच चुकी है। उनका खाना पीना, दवाइयां, सारी चीजें, देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर जो लोग हैं उनके पास में इतना पर्याप्त पैसा होता है कि वो जीवन की जो मूलभूत आरामदायक चीजें होती हैं उनको खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में लोग अपने एंजॉय करने के लिए बाइक खरीदते हैं, कार तो सबके पास होती है, लेकिन हमारे यहां पर जो कार है वो एक लग्जरी का साइन, एक सिंबल मानी जाती है। जो गरीब लोग हैं उनके पास में तो टू व्हीलर मोटरसाइकिल किसी तरीके से अरेंज कर ले, वो ही बहुत बड़ी बात होती है। तो राइटर कहता है कि एक
कमी केवल विकसित देशों में है कि जो पड़ोसी है वो अजनबी होते हैं, पारिवारिक संबंध टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और दोस्ती तो व्यापारिक संबंधों में करना मना होता है। लेकिन उनके यहां पर जो वातावरण है बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुका है, उन्होंने अच्छे स्तर पर मेंटेन कर लिया है। जो पोषण स्तर है वो उन लोगों का बहुत ही उच्च होता है, और अधिकतम लोगों के पास में इतना पैसा होता है कि वो जीवन के मूलभूत अपने जो आराम की चीजें होती है उनको खरीद सकते हैं। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में ऑल्सो एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। उससे बड़ी बात यह है कि वहां के जो विकसित देशों के लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। लेकिन राइटर लास्ट में रिमार्क करता है, टिप्पणी करता है कि वो लोग भी पॉजिटिव हेल्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? एज मैनी आर नॉट कंटेंटेड मेंटली। क्योंकि राइटर कहता है कि उनमें से अधिकतर लोग ये सारी चीजें तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो मानसिक संतुष्टि है वो उनमें से बहुत सारे लोगों को हासिल नहीं हो पाती है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, अगर हम विकासशील देशों को देखें, हालांकि अनफॉर्चुनेटली पिछले 7-8 सालों के अंदर जो भारत है वो डेवलपिंग कंट्रीज से अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आ गया है। तो राइटर कहता है कि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस विद फैमिलीज, नेबर्स एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव। राइटर कहता है अगर हम विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों को देखें तो वहां पर जो इंसानों के आपस में संबंध होते हैं, परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, वो विकसित देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। हाउएवर, हालांकि बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशंस आर लोअर। लेकिन अगर हम विकसित देशों की तुलना इस स्तर पर करें कि हम देखें कि एनवायरमेंटल स्टेटस कैसा है, वातावरण का स्तर कैसा है, पोषण का स्तर कैसा है, तो यहां पे जो विकासशील देशों की जनसंख्या है वो बहुत ही निचले स्तर पर होती है। सो द पीपल सफर मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ। उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो विकासशील देश होते हैं उनकी जो अधिकतम जनसंख्या होती है, गरीब जनसंख्या, वो बुरी तरीके से घटिया शारीरिक स्तर पर होती है। उनके शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही निचले स्तर का, निम्नतम स्तर का होता है। व्हेन ए पर्सन्स फिजिकली हेल्थ इज पुअर, और जब किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट। तो जिस सकारात्मक स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं वो तो अस्तित्व में रह ही नहीं सकता। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस। तो हम ये पाते हैं कि हम, यानी कि जो विकासशील देशों के लोग हैं उनमें से अधिकतर लोगों के हाथ से जो पॉजिटिव हेल्थ होती है वो इल्यूडिंग यानी बचकर, फिसलकर निकल जाती है। तो यहां पे राइटर ने बता दिया कि जो विकसित देश है उनके पास समस्या यह है कि उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, न्यूट्रिशनल अच्छा है, एनवायरमेंटल स्टेटस अच्छा है, पैसा बहुत सारा है, लेकिन जो मेंटल कंटेंटमेंट है यानी कि जो मानसिक संतुष्टि है वो उनके पास नहीं है। लेकिन अगर उनकी अपेक्षा में हम अपने आप को देखें, विकासशील देशों को देखें, तो हमारे पास में वातावरण गंदा है, हमारे खान पान का स्तर पोषण से रहित है, उसमें पोषण वगैरह कुछ भी नहीं है, और फिर जो ये पैसा है वो तो बहुत ही रेयर चीज होती है जो पाई जाती है अधिकतम लोगों में। लेकिन हमारे जो मानसिक स्तर है वो उन लोगों से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जो दोनों ही प्रकार के लोग हैं, विकसित और विकासशील, वो सकारात्मक स्वास्थ्य का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। However, हालांकि इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। लेकिन राइटर यहां पर एक बिल्कुल ही डिफरेंट बात बताते हुए कहते हैं कि भले ही ये दोनों स्थितियां इन दोनों लोगों में मौजूद है, लेकिन राइटर कहते हैं कि जो विकासशील देशों के लोग हैं उनके लिए पॉजिटिव हेल्थ को हासिल करना बहुत ही आसान है। कैसे? टू हेल्प अचीव दिस स्टेट वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन। राइटर कहता है इसके लिए सबसे पहले हम अगर पॉजिटिव हेल्थ का आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक समझ चाहिए होगी। समझ इस बात की कि हमारा शरीर किस प्रकार काम करता है, सो दैट वी कैन कीप हेल्थी, ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। वी ऑल्सो नीड ए क्लीन एनवायरमेंट, इसी के साथ साथ हमें एक साफ सुथरे वातावरण की जरूरत होगी, एंड हेल्थी फूड, और एक उच्च पोषणता से भरे हुए भोजन की जरूरत होगी। दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी। राइटर कहता है इन तीनों चीजों के लिए बहुत पैसा नहीं लगता है। अगर हम अपने आप को नॉलेज लेना चाहते हैं तो नॉलेज की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम क्लीन एनवायरनमेंट करना चाहते हैं तो वो हमारे हाथों में है, क्योंकि उसे प्रदूषित करना हमारे हाथों में होता है। और ये जो हेल्दी फूड है, ये भी जो पोषण से भरा हुआ खाना होता है, ये भी खाना और नहीं खाना हमारे हाथ में होता है। तो राइटर कहता है कि अगर ये तीन चीजें कर ली जाए तो जो विकासशील देशों के लोग हैं वो इन तीनों प्रकार की चीजों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों का आनंद लेने के लिए उसको पहली बात चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन। हमें सबसे पहले इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि हमारा शरीर किस प्रकार से फंक्शन करता है।
अब अनफॉर्चुनेट राइटर यहां पर इस चीज को रिमार्क इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारी कंट्री में समस्या यह है कि मैक्सिमम लोग 12th में भले ही बायोलॉजी पढ़ के पास हो जाए, आर्ट्स और कॉमर्स की तो हम बात ही नहीं करते, कि अगर 12th का स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ के भी निकल जाए तो भी उसको लंग्स की, हार्ट्स की, किडनीज की, लिवर्स की और न्यूट्रिशन की कोई जानकारी नहीं होती। उसको सिर्फ रटी रटाई फिक्स्ड चीजें पता होती है। उसके अलावा अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी को रिलेटेड उससे कोई क्वेश्चन कर लें तो बहुत ही रेयर ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उसका जवाब दे पाए। मोस्टली तो ऐसे ही होते हैं जिन्होंने टाइम पास के लिए लिया होता है या उनको लगता है कि साइंस एक अच्छा सब्जेक्ट है, कुछ आगे अच्छा पैसा कमा लेंगे। लेकिन मेन चीज होती है बॉडी फंक्शन को समझना, अपने न्यूट्रिशन को समझना और इन सारी चीजों को समझना, तो वो हमारे यहां निल बटा निल होता है। तो राइटर कहता है कि अगर हम इन चीजों की पूर्ति कर लें, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर हम एक अच्छा स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, अच्छे वातावरण का आनंद ले सकते हैं और ये सारी चीजें कर सकते हैं। वी शुड रिमेंबर दैट ए कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीजेस। राइटर कहता है कि हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक संतुष्ट मस्तिष्क और एक अच्छे प्रकार से जीवन जीना, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमें कई सारी बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकती हैं। इन सम वेज, कुछ तरीकों में इट इज इजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। इसीलिए राइटर कहता है कि कुछ तरीकों में अगर हम इन चीजों को पकड़ लें तो यहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज के यानी जो विकासशील देशों के लोग हैं उनके लिए पॉजिटिव हेल्थ को हासिल करना बहुत ही आसान है, बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम। क्योंकि जो विकासशील देश है उनके अंदर जो सामाजिक तंत्र होता है वो बहुत ज्यादा मजबूती से और बहुत ज्यादा नजदीकी से बंधा हुआ होता है। यानी कि लोग आपस में बहुत बातचीत करते हैं, भले ही व्यापार के सिलसिले में मिले, लेकिन एक दूसरे को अपनी शादी पर, बच्चों के बर्थडे पर बुलाना, उनसे बातें करना, ये सारी चीजें भी हमारे यहां जनरली विकासशील देशों में देखी जाती है। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, फिर सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन लेवल है वो बहुत अच्छा है, लोग आपस में बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बिजी है, अधिकतर से ज्यादा लोग तो निठल्ले बैठे हैं तो आपस में बात ही करते हैं। देन डू मेनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, लेकिन जो बहुत ही पैसे वाले और जो विकसित देश है उनके अंदर लोगों के पास में टाइम ही नहीं है सारी बातें करने का, सिर्फ अपने ही अपने में बिजी है। विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोफेस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन अवर कम्युनिटीज। राइटर कहता है कि लेकिन अगर हम कुछ संसाधन जुटा लें, थोड़े से संसाधन, सोफेस्टिकेटेड का मतलब होता है आधुनिक और जटिल, मेडिकल फैसिलिटीज सबको पता ही होना चाहिए, यानी कि जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, अगर हम ये तीन चीज जुटा लें, थोड़े से संसाधन, कुछ अत्याधुनिक जो हमारी मेडिकल चिकित्सकीय प्रणाली है, फैसिलिटीज है, अगर हम उनको जुटा लें तो फिर हमारे यहां जो पॉजिटिव हेल्थ है वो हमारी अधिकतम जनसंख्या उसका क्या कर सकती है, लाभ ले सकती है। अधिकतम जो हमारे समाज है विकासशील देशों के वो उनका आनंद ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। This does not mean that we do not need medical care। लेकिन राइटर कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए अगर हम अच्छा वातावरण बना ले, एक दूसरे से नजदीकी संबंध बना ले, बातचीत करें, लेकिन सिर्फ ये जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कभी मेडिकल केयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें दवाइयों की जरूरत नहीं है, हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। राइटर कहता है ये बात गलत है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। राइटर कहता है कि कुछ निश्चित स्थितियां ऐसी होती हैं जिसके अंतर्गत हमें मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है, चिकित्सकीय सेवा की और चिकित्सकीय ऑपरेशन की, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन। सबसे पहली बात, हमें एक उपयुक्त टीकाकरण की जरूरत पड़ती है, जैसे पोलियो के टीके लगते हैं, बीसीजी के लगते हैं दुनिया भर के, एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। और दूसरी बात, जो इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रमणकारी बीमारियां होती हैं उनके लिए हमें इम्यूनाइजेशन यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवाइयां, इंजेक्शन होते हैं उनकी जरूरत है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। अगर हम कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जिनके लिए दवाइयां जरूरी होती हैं और सर्जिकल इंटरवेंशन यानी कि चीरा फाड़ी की जरूरत होती है, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन फॉर एग्जांपल, व्हेन रिक्वायर्ड। लेकिन ऐसी चीजें जब ही होनी चाहिए जब हमें इनकी आवश्यकता हो। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जो मैटरनल केयर होती है यानी जच्चा बच्चा की देखभाल, जो बच्चा पैदा हुआ और जिस मां ने करा है उन दोनों की अच्छी तरीके से देखभाल, चाहे वो बच्चा पैदा होने से पहले हो या वो बच्चे के बाद में हो। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। फिर राइटर कहता है कि 40 साल की उम्र के बाद हर एक का मेडिकल चेकअप होना चाहिए एक अंतराल के बीच में। लेकिन हमारे यहां ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे बिल्कुल लोग रेगुलर मेडिकल चेकअप्स कराते हैं और डॉक्टर्स करते भी हैं।
However, there is no need to be obsessed about our health. लेकिन राइटर कहता है कि ऐसा नहीं है कि कहीं आप इन सारी चीजों को दिमाग में इतना ठूस लो कि आप पूरी तरीके से अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाओ, यानी कुछ जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगो. एंड वी शुड यूज आवर ओन इंस्टिंक्ट्स. और राइटर कहता है कि हमें कुछ अपने खुद के इंस्टिंक्ट्स यानी कि सहज बुद्धि होती है जो भगवान की दी हुई होती है, एंड नॉलेज और ज्ञान, ये दो चीजें हैं, टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी. इन दोनों चीजों का उपयोग भी करना चाहिए, एक तो ऑन इंस्टिंक्ट्स का और दूसरा है नॉलेज, ज्ञान का और सहज बुद्धि का. इन दोनों का प्रयोग हमें ये जानने के लिए करना चाहिए कि कब हमें चीरा फाड़ी और दवाइयां खाने की जरूरत है और कब हमें उन दोनों की जरूरत नहीं है. यानी ये नहीं कि अगर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है तो पागलों की तरह भागे जा रहे हैं. While most people in the developed countries enjoy better health, the doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities. राइटर कहता है कि जो विकसित देश है उन लोगों के यहाँ पर जो जनता होती है उनका बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य का स्तर होता है. लेकिन समस्या यह है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, उनके जो डॉक्टर होते हैं वो इन सारी चीजों का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो किसको दे देते हैं? वो दे देते हैं इंप्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज को. यानी कि जो आधुनिक, जो विकसित उनके यहां पर चिकित्सीय की प्रणाली है, वो उसको सारा क्रेडिट दे देते हैं, सारा श्रेय दे देते हैं. अगर उनके डॉक्टर से पूछो कि आपकी जनता शारीरिक रूप से स्वस्थ क्यों है, तो वो कहते हैं कि हमारे यहां चिकित्सा सुविधाएं अच्छी है इसलिए. लेकिन राइटर कहता है ऐसा नहीं है. दे टेंड टू इग्नोर अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स. राइटर कहता है कि विकसित देशों के जो डॉक्टर होते हैं वो इस बात के लिए हमेशा गलती कर देते हैं और हमेशा जो इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, कुछ सामाजिक तथ्य होते हैं महत्वपूर्ण, उनको दरकिनार कर देते हैं. लेकिन वो क्या होते हैं? सच एज द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन. वो ये भूल जाते हैं कि विकासशील देशों के मुकाबले उनके यहां जो शिक्षा होती है वो बड़ी आधुनिक और उच्चतम किस्म की होती है. वेल्थ, उनके जनता के पास में पैसा बहुत है. न्यूट्रिशन, उन लोगों के पास में पोषण, भोजन खाने का ढेर सारा पैसा है और पोषित भोजन मिलता भी है. हमारे यहां तो हर चीज में बिना मिलावट की कोई चीज मिलती नहीं है. और उनके यहां पर, हमारे यहां तो इवन दवाइयां भी मिलावटी मिलती है और नकली मिलती है. लेकिन उनके यहां पर जो सारी चीजें हैं वो न्यूट्रिशनल फैक्ट के साथ लिखी भी मिलती है. एंड क्लीनर एनवायरमेंट. फिर वहां के डॉक्टर, विकसित देशों के लोग ये भी भूल जाते हैं कि उनके यहाँ जो वातावरण है वो कितना अच्छा है. हमारी तरह थोड़ी है कि केमिकल की फैक्ट्री लगाई और सारा गंदा केमिकल नदियों के अंदर बहा दिया और फिर नदियों को साफ करने के नाम पे एक अलग हजारों करोड़ों रुपयों को उड़ाया जाता है और सरकारी अफसर उनको नेता मिलकर खा जाते हैं. तो वहां पे ऐसा है ही नहीं. आप इस तरीके से जो गंदगी है वो नदी के पानी में मिला नहीं सकते. फिर उस नदी के पीने के पानी को हमारे जनता को मिलाया जाता है. फिर जनता बीमार होती है और फिर अस्पताल भागती है और दवाई में पैसा खर्च करती है और डॉक्टरों में पैसा लुटाती है. लेकिन वहां पे उसकी जड़ को ही खत्म कर देते हैं. वहां पे इस तरीके से आप नदी के अंदर कोई भी इस प्रकार का जो केमिकल है हम मिला ही नहीं सकते हैं. लेकिन हमारे यहां इसी चक्र को घुमाया जाता है. सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग अपना फायदा देखते हैं. लेकिन राइटर कहता है कि यही सबसे बड़े सोशल फैक्टर होते हैं जिनको वहां के डॉक्टर भूल जाते हैं. फिर उसके बाद में है मोस्ट ऑफ दोज पॉपुलेशन. तो राइटर कहता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के डॉक्टर तो ये कहते थे कि हमारी चिकित्सा प्रणाली बहुत अच्छी है इसलिए हमारी जनता का स्वास्थ्य अच्छा है. लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके यहां पर ढेर सारा पैसा है, एजुकेशन का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है, उनके खाने में पोषण तत्व जरूरत से ज्यादा होते हैं और उनका जो एनवायरमेंट बहुत ही साफ सुथरा होता है. तो ये सारी वजह भी तो होती है. लेकिन वहां के डॉक्टर कहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की वजह से ही लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है. लेकिन राइटर कहता है कि वो बातें भूल जाते हैं. It may be helpful to realize that although people in the wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in the developing world, many of them are suffering from decline in basic human values. लेकिन अगेन राइटर ये कहता है कि ये बात तो महसूस करना बहुत ही आसान है कि जो वेल्दी यानी कि पैसे वाले और जो डेवलप्ड नेशंस है यानी कि जो विकसित देश हैं वहां की जो अधिकतम जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा उच्चतम शारीरिक स्वास्थ्य के स्तर पर पहुंच चुकी है अगर हम विकासशील देशों से उनका मुकाबला करें तो. लेकिन विकसित देशों में भले ही लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, लेकिन अधिकतर वहां की जो जनसंख्या है वो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, जो मानवीय मूल्य होते हैं, उन मानवीय मूल्यों को नकारते जा रहे हैं. उनके अंदर मानवीय मूल्यों की डिक्लाइन यानी कि कमी होती जा रही है. दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सच एज ड्रग डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस. अब राइटर कहता है कि कैसे पता चलता है कि जो विकसित देश है उनके अंदर जो मानवीय मूल्य है उनकी कमी होती जा रही है. तो राइटर कहता है कि कुछ जटिल कॉम्प्लेक्स समस्याएं हैं जो उनके अंदर दिखाई देती है विकसित देशों की जनता में, जैसे कि ड्रग डिपेंडेंस यानी कि या तो वो दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा साइकोट्रोपिक ड्रग्स लेते हैं यानी कि जो मनोचिकित्सकीय दवाएं होती हैं, हताशा को कम करने की, निराशा को कम करने की, घबराहट को कम करने की,
ये सारी साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस या फिर ढेर सारी मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, मानसिक अस्वस्थता का शिकार हो जाते हैं एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज या फिर तनाव से संबंधित जैसे कि शुगर, बीपी, ये सारी बीमारियां उनको हो जाती हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, उनके जो पारिवारिक संबंध है, पति पत्नी के, माता पिता के, दूर दरार के रिश्तों के, वो सब टूटते जा रहे हैं एंड क्लोज हैप्पी हार्मोनियस इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, और उन लोगों के बीच में नजदीक इंसानों की तरह खुशी से भरे हुए और प्यार से भरे हुए जो संबंध है वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, असामान्य होते जा रहे हैं। टू कोप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशन, तो इन सारी कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए, निपटने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू साइको एनालिस्ट और साइकेट्रिस्ट। तो इन सारी मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए वहां के लोग क्या करते हैं, या तो साइको एनालिस्ट के पास में जाते हैं जो ये बताता है कि आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, या फिर वो क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं जो दवाइयां देकर मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं फॉर प्रोफेशनल हेल्प, लेकिन ऐसा वो पैसा लेके करते हैं। Our aged aunts and wise friends used to solve familiar problems by listening and showing understanding and compassion, as they believed it was most important to relieve the distressed person's mind। लेकिन राइटर कहता है कि हमारे यहां पर यह काम जो चाचा चाची, नाना नानी या मौसा मौसी या जो भी रिलेटिव्स होते हैं या फिर हमारे जो बुद्धिमान दोस्त होते हैं, क्योंकि हम दोस्तों से और रिश्तेदारों से घिरे हुए होते हैं, तो हम हमारी ये समस्याएं क्या करते हैं, उनके सामने रखते हैं और वो पूरे अच्छे तरीके से हमारी समस्याओं को सुनते हैं, पूरी समझदारी दिखाते हैं एंड कंपैशन और पूरी करुणा हमारे साथ दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो उन लोगों का यकीन ये हो कि ये जो डिस्ट्रेस्ड पर्सन है, यानी कि ये जो व्यक्ति है जो बुरी तरीके से घबराहट से और तनाव से भरा पड़ा है, इसको मुक्त कराना ही उनका आखिरी लक्ष्य बन जाता है। तो राइटर कहता है कि जो काम विकसित देशों के लोग डॉक्टर्स के और साइकेट्रिस्ट के पास जाके करते हैं, वो काम अपने दोस्तों या फिर अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच में कहकर उस समस्या को हल कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, पीपल फ्रॉम मैनी developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems। लेकिन राइटर कहता है कि दुर्भाग्य की बात है कि जो विकासशील देश हैं उनमें कुछ मुट्ठी भर पैसे वाले लोग होते हैं। वो पैसे वाले लोग क्या करना चाहते हैं, वो ये ऐसा करना चाहते हैं कि डॉक्टरों पर और दवाइयों को और पैसा खर्च करके वो ये चाहते हैं कि हम वही फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले जैसा कि विकसित देश के लोग ले पा रहे हैं, जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। वो इस बात को समझ ही नहीं रहे कि खाली दवाइयां खाने से एनवायरमेंट थोड़ी क्लीन हो जाएगा, खाली दवाइयां खाने से रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ संबंध थोड़ी अच्छे हो जाएंगे, उससे तो खाली हम फिजिकल हेल्थ पालेंगे, पॉजिटिव हेल्थ से तो फिर भी चूक जाएंगे। और फिर उनकी गलती ये होती है कि वो छोटी सी छोटी माइनर, यानी कि जो छोटी सी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम होती है उसके लिए डॉक्टर्स के पास में भागते हैं और अंधाधुंध दवाइयां खाते हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स associated with better physical health are being ignored। और इस चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने पैसों के उस घमंड के अंदर भर के और अपने पैसों की चकाचौंध में भर के वो सिर्फ दवाइयों के मोहताज हो जाते हैं और बाकी की जो फिजिकल हेल्थ को पाने के लिए अदर जो एसोसिएटेड होती हैं और जो दूसरी चीजें होती हैं जो सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती हैं, उनको वो लोग इग्नोर करते जा रहे हैं, अनदेखा करते जा रहे हैं। ऑफन द रिजल्ट इज दैट मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर to improve their physical environment। इसके ये करने की वजह से इन लोगों के साथ ये होता है कि अधिकतर जो परिवार हैं, वही जिनके पास में थोड़ा बहुत पैसा है या बहुत ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं डॉक्टर्स पर या फिर दवाइयों के ऊपर या फिर दोनों के ऊपर, इसकी बजाय जबकि उनको करना चाहिए हेल्दी फूड, अच्छे खाने पर और अदर एसेंशियल्स और कुछ अति आवश्यक चीजें होती हैं जिनको हमें फिजिकल एनवायरमेंट यानी शारीरिक जो अपना वातावरण और स्वास्थ्य है उसको ठीक करने के लिए जरूरत पड़ती है। लेकिन जिनके पास में पैसा आ गया वो दवाइयों पर, डॉक्टर्स पर अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं, ना कि अच्छे खाने पर और ना ही अच्छे संबंधों को सुधारने पर। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज अ ट्रमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। राइटर कहता है कि किसी और, ये जब वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो किसी विकासशील देश के लिए ये जो सीमित संसाधन होते हैं, ये उस सीमित संसाधनों की एक बेतहाशा, एक जबरदस्त बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या जो मेडिसिन होती हैं वो सब बाहर से आती हैं अधिकतर, तो जब अगर उन चीजों को हम खरीदेंगे तो मोस्टली पैसा हमारा बाहर चला जाएगा। तो राइटर कहता है कि इस तरीके से वो कंट्रीज जो ज्यादातर पैसा दवाइयों, डॉक्टर्स पे खर्च कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पर खर्च कर रहे हैं, उनकी गलती यह है कि छोटी छोटी चीजों में वो इन चीजों के ऊपर पैसा लगा के अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, सीमित संसाधन है, उस पैसे को वो पागलों की तरह खर्च कर रहे हैं, वो भी विदेशियों पर।
अब यहां तक तो राइटर ने हमें सारा बता दिया कि पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है, कैसे करते हैं और क्या नुकसान होता है। नेक्स्ट आते हैं अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। ये तो सारी कमियां हो गई, लेकिन पॉजिटिव हेल्थ अब फिर हम प्राप्त कैसे करें? इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजंस ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, इट माइट बी बेटर टू यूज आवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स। तो राइटर कहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना प्रोविजंस जो मेडिकल फैसिलिटीज है उन पर अंधाधुंध अपने जो सीमित संसाधन है उनको बर्बाद करने की बजाय हमें जो अपना प्रयोग है वो ज्यादातर ज्ञान के साथ करना चाहिए, बेसिक कॉमन सेंस जो सहज बुद्धि हमारी होती है उसके साथ करना चाहिए, ताकि हम एक हेल्दी बॉडी, एक शारीरिक, एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ दिमाग को पा सके। यानी कि हमें डॉक्टर और दवाइयों पर भी ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन ऑफ हेल्थ। सबसे पहली बात, जो घर में जो भी खाना बनाता हो या बाकी के भी जो मेंबर्स हो सबको ये पता होना चाहिए कि सबसे अच्छे न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए कौन से होते हैं और किस खाने में होते हैं। एंड टीचिंग दिस टू चिल्ड्रन, और यही बड़े लोग अपने बच्चों को भी सिखाएं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए जरूरी है। एंड वी शुड यूज आवर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज। राइटर कहता है इसके अलावा जो सबसे सर्व अति साधारण जो हमारे पास में होम रेमेडीज यानी कि जो घरेलू नुस्खे होते हैं, पेट दर्द होने पर हींग या अजवाइन खाना, इस टाइप की चीजें, टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ रिलेइंग सिंपल ऑन मॉडर्न ड्रग्स विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव। राइटर कहता है कि आधुनिक दवाइयों पर जो कि अक्सर बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, उन दवाइयों पर पैसा खर्च करने की बजाय, उन पर निर्भर रहने की बजाय हमें हमारी जो अति साधारण जो घरेलू नुस्खे हैं उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिए। यानी ये नहीं कि हल्का सा पेट दर्द हुआ और आदमी को लगे मेरे को अपेंडिक्स हो गया और डॉक्टर के पास भाग गया। एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स। राइटर कहता है सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना कि अधिकतर जो अंग्रेजी दवाइयां यानी कि जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्शंस यानी कि बहुत सारी खराबियां भी होती हैं, इफेक्ट्स विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ। और राइटर कहता है कि कई बार तो साइड इफेक्ट्स इतने खतरनाक होते हैं कि जिस बीमारी के लिए दवा खाई जाती है उसका साइड इफेक्ट उस बीमारी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। फॉर एग्जांपल, जो पेन किलर होती है लोग उसको चने की तरह फांकने लग जाते हैं। सर दर्द हो रहा है, गोली खा ली, पांव में दर्द हो रहा है, गोली खा ली, पेट में दर्द हो रहा है, डाइक्लोफेंस खा लिया। तो ये जो दुनिया भर का लोग डाइक्लोफेंस या पैरासिटामोल खाते हैं, ये पेट के अंदर अल्सर्स यानी कि फफोलों को पैदा करता है। और जो जब आंतों के अंदर फफोले हो जाते हैं तो आंतें बुरी तरीके से खराब हो जाती है, ब्लीडिंग होती है और बुरी तरीके से आदमी गल गल के मरता है। तो इसीलिए हमें ज्यादातर जो है अपनी जो अति साधारण जो घरेलू नुस्खे हैं उन घरेलू नुस्खों पर हमें रहना चाहिए। छोटी मोटी बीमारियों के लिए दवाई खाने, चीराफाड़ी करवाने की जरूरत नहीं है। इन नेचर, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण देता है राइटर, इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स। राइटर कहता है प्रकृति का उदाहरण लो, आज जानवरों का उदाहरण लो, कि जो जानवर होते हैं उनकी सबसे बड़ी बात है कि मीडिया जो कैंपेन यानी कि जो अभियान चलाती है वो उससे ज्यादा कोई प्रोत्साहित नहीं होते हैं। यानी अगर उसने दिखाया कि कॉम्प्लेन को दूध में डाल के पियो तो आपका बच्चा जल्दी बढ़ेगा, तो जानवर अपने बच्चों को कॉम्प्लेन दूध में घोल के नहीं पिलाते हैं, और वो अपनी सहज बुद्धि, जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जो अपनी सहज बुद्धि है उसका प्रयोग करते हैं। कैसे? नेचर हैज गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। राइटर कहता है कि प्रकृति ने हर जानवर को एक ऐसी सहज बुद्धि दी है जिससे वो अपने शरीर का भी ध्यान रखता है और अपना जो सामान्य स्वास्थ्य होता है उसको बना के रखता है। अब गाय के पेट में पॉलिथीन चली जाए वो तो इंसानों की वजह से गई है, उसमें गाय का कोई दोष नहीं है, प्रकृति का दोष नहीं है। एज एन एग्जाम्पल, साल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। राइटर कहता है ह्यूमन हो चाहे फिर जानवर हो, उन सबके लिए ब्लड के अंदर जो साल्ट है, जिसमें रेड ब्लड है तो उसके अंदर साल्ट होना जरूरी है, तो साल्ट एक जरूरी तत्व है। Wild animals in the forest like rhinoceros, elephants and deer try to find a place where salt is present in the soil। तो इस नमक को लिए जानवर क्या करते हैं? वो टाटा शक्ति या दांडी नमक तो खरीदते नहीं है, वो जमीन जंगल के अंदर एक ऐसी मिट्टी की जगह ढूंढते हैं, जैसे कि गैंडा हो गया, एलिफेंट और हाथी और हिरण हो गए, वो जमीन के अंदर मिट्टी का वो हिस्सा ढूंढते हैं किसी जंगल के अंदर जहां पर नमक की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडीज नीड। और वो हमेशा समय समय के अंतराल पर जाकर उस मिट्टी को चाटते हैं और बिल्कुल ठीक उतना ही नमक अपने शरीर पे पहुंचाते हैं जितना शरीर को जरूरत होती है। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमंस ऑफन डू। और राइटर कहता है कि जानवर केवल उतना ही भोजन खाते हैं जितने उनके शरीर को जरूरत होती है, और इसी वजह से वो ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार नहीं बनते जैसा कि मनुष्यों को मोटापा होता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड। जानवर जो अपने शरीर का निरीक्षण है वो अपने बेसिक इंस्टिंक्ट्स यानी कि अपनी सहज बुद्धि से करते हैं, सहज ज्ञान से करते हैं, और इसीलिए कभी भी वो
जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाते हैं। ऑल कार्निवोरस एनिमल्स ईट ग्रास व्हेनेवर दे हैव डायरिया और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स ड्यू टू इनडाइजेशन। राइटर कहता है कि जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं वो अक्सर आप उनको घास खाते हुए, कुत्ते या बिल्ली को घास खाते हुए देख सकते हैं। ये हमारे आसपास के सराउंडिंग के जानवर है, हम शेर के पास तो जा नहीं सकते देखने के लिए। तो राइटर कहता है कि अगर आप कुत्ते या बिल्ली को देखें जो कार्निवोरस मांसाहारी होते हैं, अगर उनको डायरिया यानी दस्त की बीमारी होती है या फिर इनडाइजेशन, कब्ज वगैरह और कोई समस्या हो जाती है, तो वो अक्सर आपको घास खाते हुए दिख जाएंगे ताकि अपने पेट को दुरुस्त कर सके। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ। और इसी तरीकों को नमक चाट के और घास खा के आप ये देखेंगे कि जानवर जो होते हैं अक्सर अपने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जो हम जानवरों से सीख सकते हैं। अब ईटिंग बिहेवियर, जो खाने की आदत है वो कैसी होनी चाहिए। वी ह्यूमन बीइंग्स सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मैनेज आवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। राइटर कहता है कि हम मनुष्यों को तो देखकर आजकल ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारी सहज बुद्धि दी गई है अपने खुद के शरीर को दुरुस्त बनाए रखने की और स्वास्थ्य को बनाए रखने की, वो तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अपनी वो सहज बुद्धि को खो दिया है। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स। हम अपने खुद के शरीर के संकेतों को समझने की जो ताकत है उसको क्या करते हैं, नकार देते हैं जानबूझ के। एंड टेंड इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और मीडिया। और इसकी बजाय हम क्या करते हैं, ज्यादा ललायित रहते हैं, या तो डॉक्टर की सलाह मानते हैं या फिर मीडिया की सलाह मानते हैं कि टेलीविजन पर फलानी चीज का ऐड आया, उससे लगता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, तो उसको घपाघप खाना शुरू कर दिया। समटाइम्स ओवर जीलस पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रेन टू इट बिकॉज इट इज फीडिंग टाइम। राइटर एक और उदाहरण देते हुए कहता है कि अक्सर यह होता है कि कुछ जरूरत से ज्यादा उत्साहित जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे नवजात शिशु को या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जरूरत से ज्यादा खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि घड़ी में टाइम हो गया, 9 बज गए तो सुबह का नाश्ता उसे ठुसाना है तो ठुसाना है, 12 बज गए तो उसको लंच उसे ठुसाना है तो ठुसाना है। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, वो ये भी पता करने का प्रयास नहीं करते कि बच्चे को भूख लगी है कि नहीं लगी है। ऑल चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, या फिर वो बच्चों को ठूस ठूस के जरूरत से ज्यादा खिला देते हैं कि नहीं बेटा 2 पराठे तो ठूस नहीं है, तो वो उसको डाल ही देते हैं पेट के अंदर। और नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स, या फिर किसी किताब के अंदर ऐसे जो अति उत्साही माता पिता होते हैं पढ़ लेते हैं कि 5 साल के बच्चे को 4 टिक्कड़ ठूसने जरूरी है, तो बस वो उसको पेलने लग जाते हैं कि भाई खा और खा। अ बेबी रिक्वायर्स एज ए रिजल्ट, तो इसका दुष्परिणाम क्या निकलता है, चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के शरीर में जो सहज बुद्धि और शरीर के जो संकेत होते हैं, बच्चा उन संकेतों को क्या करने लगता है, दरकिनार करने लगता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि कब भूख लगी है कब नहीं लगी है। इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स अंटिल फाइनली दीज सिग्नल्स बिकम वीक एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली। और धीरे धीरे करके क्या होता है, या तो बच्चा उन सिग्नल को पहचानने की अनदेखी करने लगता है, या फिर जो धीरे धीरे करके जो सिग्नल होते हैं ये अपने आप स्टिमुलेट यानी कि ये गति पकड़ना बंद कर देते हैं, यानी उसको पता ही नहीं लगेगा कभी जिंदगी में उसको भूख लगी है कि नहीं लगी है। पीपल देन इधर ईट फार टू मच, और ऐसे लोग जिनके सिग्नल बंद हो जाते हैं वो आगे जाके क्या करते हैं, या तो जरूरत से ज्यादा खाते हैं और टू लिटिल एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स। राइटर कहता है या तो फिर वो क्या करते हैं, बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। जिस तरीके से कुछ वो जो पतला होने की जो सनक सवारी हुई लड़कियां होती हैं जो हड्डियों का ढांचा जैसी दिखती हैं, वो इस कामों को करना शुरू कर देती है, यानी खाना बिल्कुल कम कर देती है। एंड फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और वो निश्चित जो मुख्य जो आवश्यक अमाउंट यानी कि जो मात्रा होती है फूड की, वो उसको खाने से मना कर देते हैं जो उनके शरीर को चाहिए होती है। या तो ज्यादा खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते हैं। हाउएवर, हालांकि इफ वी चेंज अवर एटीट्यूड्स एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी सिग्नल्स फ्रॉम द बिगिनिंग, वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट्स एंड थस एंजॉय गुड हेल्थ। लेकिन राइटर कहता है कि अगर वर्तमान में ऐसी समस्या हमारे साथ है तो हम अपने इस व्यवहार को चेंज कर दें, और सबसे बड़ी बात है अपने जरूरी जो शरीर के हमारे खुद के संकेत है हम उनको समझना शुरू कर दें। तो राइटर कहता है कि प्रॉपर नरिशमेंट, जो सटीक जो पोषण है, एकदम जो सही पोषण है, हम उसको ग्रहण कर सकते हैं और इस तरीके से एक अच्छे स्वास्थ्य को हम एंजॉय कर सकते हैं। अब आती है एक्सपेक्टेशंस यानी कि उम्मीदें एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें होती हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। वो क्या है? बाय इंस्टिंक्ट्स मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। राइटर कहता है कि सहज बुद्धि से जो प्रकृति ने इंसान के अंदर डाली है उसमें क्या है, अधिकतर जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और उनकी परवाह भी करते हैं। यार वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। लेकिन कई बार इन्हीं माता पिता की जो एक्सपेक्टेशंस यानी कि जो उम्मीदें होती हैं या फिर जो एम्बिशंस यानी कि अभिलाषाएं होती हैं वो कुछ जरूरत से
ज्यादा इन बच्चों पर प्रेशर डाल देती है। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन दे कैन सफर फ्रॉम ट्रमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। लेकिन अधिकतर यह भी होता है कि यही बच्चे जिनके ऊपर माता पिता ये अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं और अपनी उम्मीदें लाद देते हैं, तो जब ये बच्चे अपने माता पिता की अभिलाषाओं और उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते तो ये लोग एक जबरदस्त तरीके से फ्रस्ट्रेशन यानी कि जो कुंठा है उससे गुजरते हैं और स्ट्रेस यानी कि तनाव से गुजरते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, दिस में लीड टू ड्रग्स एक्सपेरिमेंटेशन। इसकी वजह से होता है कि ऐसे बच्चे या तो नशीली पदार्थ लेने लग जाते हैं, दवाइयों का सहारा लेने लग जाते हैं, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ सिचुएशन। राइटर कहता है कि लोग ड्रग क्यों लेते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं, वो इसलिए ड्रग लेने लगते हैं ताकि जो वास्तविक दुनिया है वो उससे पीछा छुड़ाकर भाग सके, भले 1 या 2 घंटे के लिए। From the beginning, children should be allowed to develop in their own natural happy way within the control of parental love। तो राइटर कहता है कि इसके लिए ऊपर वाले पैरा से में बचने के लिए क्या करना चाहिए। राइटर कहता है शुरू से बच्चे का जो स्वाभाविक वातावरण होता है उस स्वाभाविक वातावरण में उसको पनपने देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो जग मारे वो मार ले। राइटर कहता है कि पेरेंट्स का कंट्रोल यानी कि नियंत्रण भी होने चाहिए, गाइडेंस उनका जो मार्गदर्शन है वो भी होना चाहिए, एंड लव उनका जो प्यार है वो भी होना चाहिए, एंड केयर और उनकी जो परवाह है वो भी होना चाहिए, एंड विदाउट टू मच प्रेशर। लेकिन इन सारी चीजों को करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज्यादा दबाव नहीं डालना है। लेकिन दबाव नहीं डालने का यह भी मतलब नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जो करना चाहे कर ले, वो टिकटॉक पे अपने आप को एक्टर समझने लग जाए तो समझने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड मे हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड अदर एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स। राइटर कहता है कि कुछ कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक जो परंपराओं से चली जा रही है, एडोलेसेंट यानी कि किशोर अवस्था 14 से लेकर 18 साल का, तो राइटर कहता है कि अगर हम कुछ पारंपरिक जो माता पिता का एटीट्यूड होता है, जो व्यवहार होता है, अगर हम उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दें तो ये जो ड्रग डिपेंडेंस यानी कि नशीले पदार्थों के सेवन की जो समस्याएं हैं किशोरों के अंदर, उनको काफी हद तक हल किया जा सकता है। We should also understand our parental responsibilities to the world environment। राइटर कहता है इन सारी चीजों के बाद साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि इस संसार के प्रति एक अभिभावक होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड एंड वी मस्ट हैव एनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस टू लिव हैप्पीली। राइटर कहता है कि संसार के अंदर जितनी भी जमीन है वो इंसानों के रहने के लिए लिमिटेड है, सीमित है, और इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके सुखी रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए जो एनफ स्पेस है, वो जो एक समूची जगह है, वो हमें बचा के रखनी है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि अपने ही लोगों से हमने सारी जमीन को खराब कर दिया। टू अचीव दैट एम, तो अगर हम इन सारे लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। हमें फैमिली प्लानिंग यूज करनी चाहिए, परिवार नियोजन यूज करना चाहिए, एंड लिमिट द बर्थ रेट, और जो जन्म दर है उसको हमें नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन कैसे? बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल। हर दंपत्ति, हर पति पत्नी के बीच में 1 या फिर 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 or 4 years। हर 2 बच्चों के जन्म के बीच में 3 या 4 साल का गैप होना चाहिए। सो दैट, उसका एक कारण है, ताकि ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर। ताकि अगर 2 बच्चों के बीच में जन्म का 4 या 3 साल का अंतराल होगा, ताकि दोनों में से कोई भी जो एक बच्चा है वो माता पिता के प्यार और उसकी परवाह से अलग ना हो पाए। क्योंकि अगर मान लो कि इस घर में 1 साल का बच्चा है और फिर अगले साल फिर एक बच्चा हो जाता है, तो पहले जो 1 साल का बच्चा है उसकी देखभाल और उतना प्यार उसको नहीं मिल पाएगा जितने नए पैदा होने वाले को मिलेगा। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। राइटर कहता है कि परिवार नियोजन जो एक योजना है उसका सही अर्थों में एक सीधा मतलब ये भी निकलता है परिवार का कल्याण, यानी सिर्फ सरकार का या फिर सिर्फ दुनिया या देश का नहीं, बल्कि उस परिवार का भी कल्याण उसी में छुपा हुआ है। As it helps to keep women healthy enough to contribute to a happy home environment। क्योंकि एक जो ये जो परिवार नियोजन की जो योजना होती है, परिवार नियोजन की योजना किसी भी परिवार के भलाई के लिए इसलिए जवाबदार है, इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मदद करती है महिलाओं को स्वस्थ रखने में, और जब महिलाएं स्वस्थ होंगी तो फिर घर का जो वातावरण होगा वो भी अपने आप स्वस्थ होगा। A happy healthy mother is a key to the welfare of the whole family। राइटर कहता है कि एक स्वस्थ जो मां होती है वो पूरे परिवार की एक कुंजी, एक चाबी होती है। अगर मां ही बुरी तरीके से बीमार है, मुख्य महिला, तो घर के जो बाकी के सदस्य हैं उनको कभी भी वो परवाह या फिर वो जो पोषण वगैरह खाना है और ये सारी चीजें वो कभी भी टाइम पे नहीं मिल पाएंगी। टू माइंड
द माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। राइटर कहता है कि यह बात समझ लीजिए कि सिर्फ शरीर सबसे अच्छा जरूरी नहीं है। अगर आप पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को पाना चाहते हैं तो उसके लिए मस्तिष्क जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। तो एक अच्छे संतुलित और एक स्वस्थ दिमाग को पाने के लिए हम क्या करें? एक स्वस्थ मस्तिष्क को पाने के लिए राइटर कहता है कि आपको रिलैक्स करने का, एक अच्छे तरीके से आराम करने का आपको तरीका आना चाहिए एंड टू डेवलप वेज टू डील विद द डे टू डे स्ट्रेस। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे पढ़ाई में, हमारे काम में, हमारे दोस्ती में, हमारे रिश्तों में जो भी तनाव के क्षण आते हैं रोज दर रोज, उससे सामना करने का जो तरीका है वो हमें निपटाने का तरीका आना चाहिए। मैनी डिजीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। राइटर कहता है स्ट्रेस से, तनाव से जो हमें सामना करने की जो हमारे अंदर योग्यता है वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अधिकतर जो हार्ट और दूसरी ब्लड प्रेशर से संबंधित अन्य बीमारियां होती हैं उसका सीधा सीधा संबंध होता है तनाव से, स्ट्रेस से। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो राइटर कहता है कि रिलैक्स करने की टेक्निक अगर आपको प्रॉपरली आती है, वो तकनीक अपने शरीर को, अपने दिमाग को आराम देने की, तो राइटर कहता है ढेर सारी बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। हाउएवर, हालांकि इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ डिजीजेस में ऑकर, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर हम पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि बीमारियां नहीं होंगी। बिल्कुल बीमारियां आएंगी। जैसे करंटली पूरा वर्ल्ड एक खतरनाक बीमारी नोवल कोरोना वायरस को फेस कर रहा है, वैसी बीमारियां आती रहेंगी। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स ईच पर्सन इज एट रिस्क of becoming sick or injured about twice a year on an average। राइटर कहता है जिस तरीके से एक वैश्विक सांख्यिकी विभाग है उसकी जो उसने पता लगाया, उसने बताया कि प्रति व्यक्ति इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं उनमें प्रति व्यक्ति औसत साल में एक बार या तो बीमार पड़ेगा या फिर किसी दुर्घटना का शिकार होगा। यह बात सुनिश्चित है, इससे बचा नहीं जा सकता। It is important to deal with any sickness or injury in a realistic and intelligent way without panic। तो असल में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम बीमार पड़ने वाले हैं और चोट लगना सुनिश्चित है तो क्या करना चाहिए? तो राइटर कहता है कि संस्था हमें यह बताती है, जो वैश्विक सांख्यिकी विभाग है वो हमें यह बताता है कि हमें इन बीमारियों और इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें एक वास्तविक, यथार्थवादी और एक बुद्धिमता के तरीके से लड़ना होगा, विदाउट पैनिक, बिना भयाक्रांत हुए वे। यानी कोई भी चोट या कोई भी बीमारी हो जाए तो हमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, बल्कि उसका सही तरीके से इलाज करने की आवश्यकता है। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन। अगर कोई भी आकस्मिक स्थिति हमारे सामने आती है तो सबसे बड़ी चीज उसको हैंडल करने में क्या होगी? नॉलेज ऑफ द बॉडी। हमें अपने शरीर का सही ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम ढेर सारा खा लेते हैं और अचानक हमें छाती में पेन महसूस होता है तो इसका मतलब यह हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि हमने जरूरत से ज्यादा खा लिया है। वो गैस का पेन भी हो सकता है। तो यह बॉडी का नॉलेज हमें पता होना चाहिए बिफोर कॉन्टेक्टिंग अ डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेज। तो इससे पहले कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, दवा दारू या चीरा फाड़ी की योजना बनाएं, उससे पहले अपने शरीर का समुचित ज्ञान होना जरूरी है। व्हेन नेसेसरी any medications or drugs such as antibiotics or strong painkillers need to be monitored by a doctor। फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि ढेर सारी एंटीबायोटिक्स आजकल हर एक दवा के कॉम्बिनेशन के साथ एंटीबायोटिक्स के टैबलेट जरूर होते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स और जो पेन किलर्स, जो दर्द रोधी दवाएं होती हैं, वो केवल हमें डॉक्टर के संरक्षण में ही लेनी चाहिए और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन, या फिर कोई हेल्थ प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई नर्सिंग असिस्टेंट हो या कोई दूसरा डॉक्टर के नीचे का जूनियर ऑफिसर हो, जो हमें बताए कि ये दवा कब लेनी है और कब नहीं लेनी है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो राइटर इज शुभ्रा दत्ता। तो राइटर ने हमें अच्छी तरीके से बताया कि पॉजिटिव हेल्थ क्या स्टेट होती है, सिर्फ फिजिकल नहीं, हमें मेंटली भी अच्छा होना जरूरी है। और दो जो वर्ल्ड है उनका कंपेयर करा है उसने, एक है डेवलपिंग कंट्रीज और दूसरे हैं डेवलप्ड नेशंस। डेवलप्ड नेशंस की समस्या यह है कि उनके पास में रिसोर्सेज है, अच्छा एनवायरमेंट है, ढेर सारा पैसा है और फिजिकली हेल्थी है, लेकिन मेंटली वो लोग हेल्थी नहीं है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास सिर्फ मेंटली हेल्थ है, लेकिन उनका एनवायरमेंट, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस सब कुछ गए बीते किस्म का है। लेकिन राइटर कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आसान है कि वो बड़ी आसानी से बाकी के स्टेटस को नॉर्मल लेवल पर ला सकते हैं, लेकिन अच्छी एजुकेशन और अपने शरीर का पूरा ज्ञान उसके लिए होना जरूरी है। सो दैट इज द एंड our chapter 3rd. But most important thing, like, share, subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for more updated news videos. Thank you, students.